Hello students. So we are continuing with the series of thermodynamics. लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्क किया था, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम लोग और भी लास्ट क्लास से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे. Today we will study about the processes in the thermodynamics. What are the types of the processes? Means what are the reversible process, what are the irreversible process, and what are the isobaric, isochoric, adiabatic, isothermal process and the work done in them. We will cover all that in details, so stay tuned. तो चलिए लिखिए पहले कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैसे होते हैं. राइट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. देखिए, थर्मोडायनामिक्स में हम दो तरह के प्रोसेसेस पढ़ते हैं. एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अच्छे से इनको नोट्स बनाइएगा, इनका नोट्स अच्छे से आपके पास वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और सेकंड जो प्रोसेस इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल, जो बिल्कुल ऑपोजिट है पहले से. इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखिए नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि एक्चुअल प्रोसेस कैसा होता है इनमें. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब, चलिए इनका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर मैं इसका फील आपको देता हूँ. द प्रोसेस which can be stopped at any intermediate state and by reversing its path. Both system and surrounding comes to its initial state, shell state. Then we will call the process as a reversible process. इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेकर आते हैं तो लिखने में आसानी होगी. ओके, दैट्स ग्रेट. इनमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कौन सा है? द प्रोसेस विच कैन बी स्टॉप्ड एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट. देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं. इतने स्लो, मतलब आप मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो अपना इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने के लिए इनफाइनाइट टाइम्स छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइडेड है. देखिए, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि एक कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बहुत स्लो जाएगा, बहुत स्लो. मान लीजिए 2-3 साल में वो बस इतना ही गया, 2 और 3 years मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ही गया. तो देखिए 6 महीने बाद हम देखेंगे कि ये शायद यहाँ गया होगा, 7 महीने बाद यहाँ पर 8th, यहाँ पर 9th, यहाँ पर 10th, यहाँ पर. तो देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है. अगर मान लीजिए ये 2-3 साल की जगह 200 या 300 साल में यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो ये स्टेप्स और भी स्मॉल होगा, मतलब टेंड्स टू वेरी स्मॉल.
और एक चीज़ क्या हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम डिफरेंस आता है तो ये जो स्टेप्स होंगे, ये स्टेप्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे डॉट्स होंगे ये शायद इनके स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे अगर टाइम डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो इनफाइनाइट स्टेप्स में दे विल गो फॉरवर्ड। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का यही मेन फीलिंग्स है कि जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस बहुत ही स्लो अगर हो रहा है, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। चलिए ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से, अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए कि बहुत ही छोटे छोटे जो स्टेप्स में ये फॉरवर्ड में जाएंगे। मान लीजिए एक किसी भी इंस्टेंस में हम ये मतलब इस स्टेप को रोक लेते हैं, ठीक है। जब इसका पाथ हम लोग उल्टा कर देंगे तो बिल्कुल जहाँ पर ये था, जहाँ पर वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल उस इंस्टेंस पे ये वापस आ जाएगा। मतलब कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का जब प्रोसेस हो रहा है तो बीच में कहीं पर भी अगर हम इसको रोक लें और इसका पाथ उल्टा कर दें तो जो सिस्टम और सराउंडिंग, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग मेन कंसर्न में लेते हैं, जो सिस्टम है मेनली, वो पहले जो इनिशियल स्टेट में था वापस वहीं पर लौट के आ जाएगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा फील है रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने का। नेक्स्ट पॉइंट जो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप लोग लिखेंगे, जो मैंने इस डायग्राम में आपको बताया है, चलिए इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये सब पॉइंट्स ही मेन है। हाँ, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, वेदर इट विल बी MCQ और योर बोर्ड एग्ज़ाम। It is an ideal concept done in infinite steps and extremely slow process. स्लो प्रोसेस। चलिए इनके रिगार्डिंग जो ऑपोजिट चीज़ें हैं वो हम लोग रिवर्सिबल में लिख लेते हैं। ये डिफ़ाइन करना बहुत ही इजी हो जाएगा हम लोग के लिए जब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। बहुत ही ईजिली हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे, द प्रोसेसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल, द प्रोसेसेस which cannot be reversed, ऐसे लिख लीजिए, cannot be reversed are irreversible. ओके, सेकेंड जो पॉइंट है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट, एवरी रियल प्रोसेस। एक छोटा सा पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, वो मैं कर लूँगा, शायद आप समझ भी रहे होंगे। मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करूँगा, वाई दिस इज़ एन आइडियल कंसेप्ट एंड वाई वी आर राइटिंग हियर रियल प्रोसेस। एवरी रियल प्रोसेस is irreversible process. Every real process is irreversible and done in finite steps. आप लोग कभी भी कोई भी रियल प्रोसेस जो हम लोग लिखते हैं उनको कभी भी आप इनफाइनाइट स्टेप्स में नहीं कर सकते। वो एक फाइनाइट टाइम के अंदर होगा और फाइनाइट स्टेप्स के थ्रू होगा।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है ना। चलिए, ये वाला पॉइंट शायद आप लोग समझ गए होंगे क्यों मैंने इसको रियल प्रोसेस और इसको आइडियल कंसेप्ट कहा। देखिए, ये वाला आइडियल कंसेप्ट इसीलिए है क्योंकि जब भी हम आइडियलिटी की बात करते हैं तभी इस तरह का जो कंसेप्ट है वो आता है। देखिए, आइडियल कंसेप्ट ये इसलिए भी है, जो कि मैं नंबर 3 पॉइंट में आई विल गोइंग टू डिस्क्राइब यू और डिस्कस इट। आइडियल कंसेप्ट क्यों इसको बोलते हैं, इसमें जो तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये आइडियल प्रोसेस है और क्यों ये रियल प्रोसेस है। देखिए, बहुत ही छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप लोग मान लीजिए कि आप कोई भी एक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ इट्स नीट, ओके। सो नीट एग्ज़ाम के लिए अगर मान लीजिए, देखिए, नीट एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियली आप लोगों के पास 2 साल होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको नीट एग्ज़ाम के लिए 2 साल के मुकाबले अगर आपको 15 साल दे दिया जाए, तो देखिए, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 15 साल 2 साल के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मान लीजिए आप जो एनसीईआरटी बुक्स है वो 15 साल से आप पढ़ रहे हैं, तब तो आपको कोई नहीं हरा सकता नीट के एग्ज़ाम में। सो अगर आप लोग 15 साल से किसी एक सिलेबस के ऊपर काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड सो लॉन्ग ऑन दैट सेम सिलेबस, देन यू विल गेट 100% मार्क्स। एग्री और नॉट? एग्री कर रहे हैं ना? 100% मार्क्स आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, या फिर मान लीजिए 99.99% मार्क्स, जो भी हो। बस एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए नीट के लिए आपके पास 2 साल है, लेकिन आप 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपको मैक्सिमम जो आउटपुट, मैक्सिमम जो नंबर वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उनके पास तो इनफाइनाइट टाइम होता है। इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर वो होंगे तो उनके पास इनफाइनाइट टाइम होगा। तो अगर उनके पास इनफाइनाइट टाइम हुआ तो उसी प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन हमको मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सुनिए, इस एग्ज़ाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है इसको समझने का, कि अगर मान लीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जब इनफाइनाइट स्टेप्स के थ्रू कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है तो इट इज़ वेरी नेचुरल दैट इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, एंड इफ़ इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम then we will get the maximum work done from it. So work done by the system is maximum in this case. अच्छा, अभी देखिए, ये वाला पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इस पॉइंट का जो बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमको फाइनाइट टाइम मिलता है। देखिए, जब भी आपको कोई काम सौंपा जाए और आपको बता दिया जाए कि आप 1 घंटे में, या फिर मान लीजिए वो काम बहुत डिफ़िकल्ट भी है तो आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर मान लीजिए 2.5 घंटे में वो काम पूरा करने का एक वार्निंग मिल चुका है, ठीक है। एक फाइनाइट टाइम आपको दे दिया गया है कि इन टाइम के अंदर ही आपको वो करना पड़ेगा। तो बहुत ही नेचुरल है कि वो काम करने के वक्त कुछ ना कुछ गलती आप करेंगे, ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे। सो अगर आपका कोई भी फॉल्ट उस काम में रह जाता है तो जो वर्क डन, जो मैक्सिमम आउटपुट आपका आना चाहिए था उस प्रोसेस से, वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सो इस पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि सम अमाउंट ऑफ
energy is always lost due to irreversibility ability of the process, है ना। सो ये आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही स्माइली सा एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल था इसका। इसको आप रिलेट कर पाएंगे, बहुत ईजिली रिलेट कर पाएंगे इससे, नीट एग्ज़ाम से। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट गया। एक और चीज़ आप लोग देख सकते हैं, एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद दूंगा आपको, जस्ट थोड़ी देर बाद। 4th पॉइंट में क्या है, देखिए, जब भी हम मान लीजिए कि, चलिए एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो समझ में थोड़ा सा कम आएगा। ओके, सो मान लीजिए ये एक पिस्टन है जो पहले भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था एक चीज़ को समझाने के लिए। एक एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा है, तो नेचुरली अगर अंदर कोई गैस होगा, अंदर कोई गैसियस मीडियम प्रेजेंट होगा, तो वो एक पी इंटरनल भी देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पर अगर पी एक्सटर्नल को हम बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाएं, बहुत ही धीरे, देखिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, बहुत ही स्लोली बढ़ाएं, बहुत ही धीरे बढ़ाएं, तो नेचुरली ये कैसा प्रोसेस होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल। और अगर देखिए, अगर हम लोग पी एक्सटर्नल को बहुत धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मान लीजिए बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, डीपी टाइम्स बढ़ा रहे हैं, डीपी बहुत ही छोटा एक पी हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर नेचुरली अंदर वो डीपी ऑकर होगा। जो प्रेशर हम लोग बाहर बढ़ा रहे हैं वो भी तो अंदर उसी प्रेशर को अपोज करने के लिए क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो डीपी हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं पी इंटरनल प्लस डीपी। इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, पहले स्लाइड में ही हम लोगों ने एक चीज़ प्रूव किया था कि वर्क डन इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ माइनस पी डी वी, यहाँ पर पी एक्सटर्नल डी वी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग पी एक्सटर्नल डी वी यहाँ पर लिख रहे हैं, ये तो एक कॉमन एक्सप्रेशन है, लेकिन वेन एवर वी आर राइटिंग द वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज़ डब्ल्यू रिवर्सिबल, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस पी इंटरनल dv। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर समझने की आप लोग शायद समझ रहे होंगे, या फिर आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने पी एक्सटर्नल लिखा, तो यहाँ पर पी इंटरनल प्लस डी पी होना चाहिए था। सो वाई दिस इज़ पी इंटरनल ओनली। देखिए, जब भी हम लोग पी एक्सटर्नल को बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ करेंगे, बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ करेंगे, तो in the infinite steps the process will be in equilibrium for infinite times। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। for infinite steps the process will be in equilibrium for infinite times। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए वो प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स के लिए
इक्विलिब्रियम में आता है तो हमेशा ही हम लोग इस dp को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इसको कंसिडरेबल चेंज मान ही नहीं रहे, जबकि P एक्सटर्नल बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो P इंटरनल अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर ले रहा है कि हमेशा ही वो एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट करे, ताकि बाहर का जो प्रेशर है वो P इंटरनल के साथ इक्वल हो जाए और dp को हमको ना लेना पड़े इन द शो। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटरनल इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, अरे यार, एक्सटर्नल as it is equilibrium state, equilibrium at every state, equilibrium at every state। है ना। सो अगर इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पे मानते हैं तो P इंटरनल को हम लोग P एक्सटर्नल लिख सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए जो इसका ऑपोजिट पॉइंट है यहाँ पर फोर्थ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिवर्सिबल ही ज़्यादातर काम में आता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। P एक्सटर्नल में यहाँ पर जो P एक्सटर्नल होगा वो इक्वल टू P इंटरनल, लेकिन डेल्टा P होगा, dp नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको जब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये कंटिन्यू होगा, जब P एक्सटर्नल हम धीरे धीरे ना बढ़ाकर बहुत ही फास्ट बढ़ा देंगे, बहुत ही स्पीड में बढ़ा देंगे, मतलब कि ये जो पिस्टन है ये बहुत फास्ट इस तरफ चला जाएगा, तब इसके अंदर एक कंसिडरेबल प्रेशर चेंज आएगा, जिसको हमको अंडर कंसर्न लेना ही पड़ेगा। सो कंसिडरेबल चेंज, सिडरेबल, जगह की थोड़ी सी खपत हो रही है। सो कंसिडरेबल चेंज, ठीक है ना। सो अगर इसको हम लोग एक कंसिडरेबल चेंज मान लेते हैं तो वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल dV, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक। अभी एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इस P एक्सटर्नल को बहुत ही धीरे 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 चेंज ना करके झट से इस पिस्टन को इधर ला लेता हूँ, अरे यार, यहाँ पर लाके जाता हूँ, तो हमको क्या एज्यूम होगा। देखिए रियल में क्या लगेगा, रियल में लगेगा कि P एक्सटर्नल चेंज हो गया है, लेकिन रियल में जो होगा वो होगा कि P एक्सटर्नल चेंज होगा ज़रूर, लेकिन हमको ऐसा लगेगा द सिस्टम विल प्रिटेंड टू बी इन कॉन्स्टेंट। P एक्सटर्नल को जब हम बहुत ही स्पीड में इस P एक्सटर्नल को हम इधर वर्क करवाएंगे, सो द P एक्सटर्नल विल एज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर द होल प्रोसेस। सो अगर ये P एक्सटर्नल कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग P एक्सटर्नल को बाहर ला सकते हैं, डेल्टा V इनिशियल से फाइनल। P एक्सटर्नल को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वर्क को डिफाइन करते हैं, द इक्वेशन विल बी दिस, द थिंग दैट विल कम इनटू द कंसर्न इज द P internal, and whenever we are trying to define the work done for the irreversible process, the thing that will be in the concern will be the P external. So whenever P external is in very high speed, P external it will be in
high speed then P external is constant। देखिए ये वाला फील लेना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन ही काम में आएगा, है ना। तो चलिए ये वाला पार्ट हम लोग का ख़त्म हुआ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, अच्छे से नोट्स बनाकर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस which will take concern about the volume, the pressure, the heat exchange and the temperature condition। So पहले जो हम प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ से अच्छे से लिखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा सा कोई लेता हूँ, इससे कैसे लिखा जाएगा। बाप रे, थोड़ा सा डेंस लिख रहा है। देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, नहीं थोड़ा सा और, हाँ अभी ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है? आइसो मीन्स इक्वल, आइसो मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कोरिक मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम। अच्छा चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, ओके। यहाँ पर इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू इट्स फाइनल स्टेट। अगर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन विल बी ज़ीरो। जब भी हम लोग dv को ज़ीरो बोल देते हैं तो वर्क डन का जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं? dw इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। अगर dv ही ज़ीरो हो गया तो वर्क डन ज़ीरो होगा। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन वी विल गेट इज नथिंग, ओके, दैट मीन्स ज़ीरो, वर्क डन विल बी 0, here it is concerned as 0, so the work done is 0, it is very much relatable, work done is 0, dw 0 means, ठीक है। so बोल ही सकते हैं इसको 0। अच्छा अभी देखिए ये वाला चीज़ शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि v कांस्टेंट रह रहा है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ dv का ज़ीरो होने का मतलब क्या है। dv ज़ीरो होने का मतलब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं आप लोगों के लिए समझ में आए इस तरह से। dv इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है? dv फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज़ ज़ीरो, या फिर इसको ही डेल्टा v लिख सकते हैं ज़ीरो, दैट मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स v फाइनल इज इक्वल्स टू v इनिशियल। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी dv ज़ीरो होगा तब भी द वॉल्यूम इन द फाइनल कंडीशन एंड द वॉल्यूम इन द इनिशियल कंडीशन विल बी सेम, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये वाला फील थोड़ा सा लेते हैं ग्राफ से, ग्राफ से इसका फील अच्छे से आता है। देखिए अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसको हम P लेते हैं, इसको V एक्सिस लेते हैं। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, प्रेशर तो बढ़ रहा है, प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा ही कांस्टेंट है, ठीक है। सो
यहाँ से एक चीज़ आप लोग ये देख सकते हैं, किसी भी पीवी ग्राफ के साथ जब भी हम लोग डील करते हैं तो व्हाट इज़ द वर्क डन? द वर्क डन इज़ द एरिया अंडर द पीवी कर्व। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि इस केस में पीवी कर्व के अंडर कैसा एरिया होगा? द एरिया विल बी ज़ीरो, नथिंग बट ज़ीरो। देखिए, द एरिया विल बी ज़ीरो। अगर एरिया ज़ीरो है देन द वर्क डन ज़ीरो है ना। सो इस प्रोसेस से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आई है वो है कि नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस the work done is ज़ीरो। ओके, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी के जो प्रोसेसेस होंगे जो कि नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ स्टेट फंक्शंस जैसे कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आपको शायद याद होगा मैंने स्टेट फंक्शन जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तब कुछ सिंबल्स लिखे थे, यू एच एस जी तो अब थोड़ा बाद में आएगा। जो एंट्रोपी है और जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो तो आप लोग थोड़ा सा बाद में जानेंगे। लेकिन वट एवर द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।